नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक तरफ जहां अपनी पूरी तैयारी कर ली है, वहीं मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुए कुछ ऐसे घटनाक्रम है जिनके कारण सरकार की खूब फजीहत हुई और विपक्षी पार्टियों ने जमकर कई मामलों को लेकर सरकार को घेरा भी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इन मामलों के जरिए कई बार सरकार के ऊपर सवाल ताके गए और विपक्षी पार्टियों को घर बैठे बिठाए मौका मिल गया। ऐसे ही कई ऐसे प्रकरण है जिनका जिक्र आज हम करने जा रहे हैं और आपको भी प्रकरण बखूबी याद होंगे। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले इन 4 सालों के दौरान में ऐसा क्या क्या हुआ है जिसके कारण सरकार कई बार कटघरे में आकर खड़ी हो गई। देखिए, सबसे पहला प्रकरण कौन सा? सबसे पहला प्रकरण है वो प्रकरण जिसके अंदर खुद बीजेपी के तत्कालीन विधायक का नाम सामने आया, उनके ऊपर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे। इस पूरे मामले को लेकर वो दोषी करार भी हुए। दरअसल आपको हम जिक्र कर रहे हैं उन्नाव रेप कांड का। 4 जून 2017 ये वही तारीख है जिस दौरान में ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो पूरा घटनाक्रम है, उसकी शुरुआत होती है। दरअसल कुलदीप सेंगर बीजेपी के तत्कालीन विधायक और अपने इलाके के एक मजबूत और कद्दावर नेता, बाहुबली के तौर पर देखे जाते हैं। कुलदीप सेंगर के पास में एक 17 साल की लड़की नौकरी मांगने के लिए पहुंची। इस तरीके के पहले आरोपों से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। इस बच्ची के साथ, इस किशोरी के साथ में दरअसल कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, ये आरोप लगे। यहाँ पर देखिए, ये जो लड़की है, जो किशोरी है, जब वो पुलिस थाने पहुंचती है तो उसका साथ नहीं दिया जाता। आखिरकार वो लड़की, वो किशोरी कोर्ट पहुंच जाती है, न्यायालय से साथ मिलता है और न्यायालय का साथ मिलने के बाद में इस पूरे मामले में जो है मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने के बाद में ये मामला पूरा सुर्खियों में आता है, लेकिन उसके बाद भी कुलदीप सेंगर बाज नहीं आता। कुलदीप सेंगर के ऊपर उसके बाद परिवार को धमकाने के आरोप लगते हैं, सेटलमेंट के आरोप लगते हैं कि किसी भी तरीके से इस मामले को रफा दफा करो वरना आपकी जान को खतरा है। और इसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच होती है। मामले में ये तथ्य सामने आ जाते हैं कि जो आरोप कुलदीप सेंगर के ऊपर लग रहे हैं वो आरोप बिल्कुल सच्चे हैं। और उसके बाद कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकाला मिलता है, पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया जाता है और तब जाकर उस बेटी को इंसाफ मिलता है जिसके साथ कुलदीप सेंगर ने बलात्कार जैसा जुर्म किया था। और कुलदीप सेंगर के इसी पूरे मामले को लेकर आपको बखूबी याद होगा कि विपक्षी पार्टियों ने किस तरीके से जमकर घेरा था सरकार को और इसके अलावा पुलिस प्रशासन को भी कि आखिरकार कुलदीप सेंगर का साथ क्यों दिया जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई की जीत भले ही देरी से हो लेकिन होती जरूर है। इस पूरे मामले में तो उस किशोरी को न्याय जरूर मिला। अब अगले जो मामले हैं उनकी तरफ आगे बढ़। दूसरा मामला है विवेक तिवारी हत्याकांड। 39 साल के एप्पल स्टोर मैनेजर यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। उनका गुनाह क्या होता है? सिर्फ उनका गुनाह इतना सा होता है कि वो अपनी एक दोस्त के साथ में गाड़ी में गोमती नगर इलाके में बाहर बैठे हुए थे। कुछ पुलिस वाले उनके पास पहुंचते हैं, उनसे बाहर रहने का कारण पूछते हैं। उसके बाद जब उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है तो उस जवाब को सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाता। और आमतौर पे आपने देखा भी होगा ऐसा, अगर कोई भी गाड़ी इस तरीके से बाहर किसी इलाके में खड़ी हो और साथ में अगर लड़की हो तो पुलिस वालों को ये बिल्कुल नागवार गुजरता है। देखिए, अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो ये ठीक भी है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई स्वरूप क्या हुआ? हत्या कर दी गई। ऐसे आरोप लगे कि यहाँ इस पूरे मामले में सिर्फ इतना गुनाह कि वो किसी लड़की के साथ बाहर थे, इसी मामले को लेकर पुलिस ने हत्या कर दी। यहाँ पर ये जो हत्या के आरोप लगे उसी को लेकर जमकर फिर बवाल हुआ। उसके बाद फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठे। एक बार फिर से कानून और इसका मतलब ये कि पुलिस प्रशासन कटघरे में आकर खड़ा हो गया कि क्या पुलिस वालों को ये ताकत मिल जाती है, अगर उनके पास में वर्दी है, अगर उनके वर्दी पर 2 सितारे लगे हैं तो क्या उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो किसी की निजी जिंदगी में इतना ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे कि एक शख्स को मौत की घाट तक उतार दें। आखिरकार इस पूरे मामले में सीएम योगी ने फिर कदम बढ़ाया। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई और इन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ में एक्शन भी लिया गया। जो पत्नी थी, उस पत्नी को भी इंसाफ के तौर पर आश्वासन मिला कि जल्द ही ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके अलावा आर्थिक सहायता भी उनको दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में भी खूब फजीहत सरकार की भी हुई और फजीहत पुलिस प्रशासन की भी हुई। और अब अगली खबर की बात करेंगे, अगले ऐसे घटनाक्रम की बात करेंगे जिसने फिर सरकार की फजीहत कराई। और अब बात सुधीर सिंह हत्याकांड की। 3 दिसंबर 2018
ये वो तारीख है जिसे कोई नहीं भूल सकता। दरअसल इसी दौरान में सुधीर सिंह की हत्या कर दी गई। सुधीर सिंह की हत्या उस दौरान में की गई जब वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फैली हिंसा को शांत करा रहे थे, यानी उसके साथ में डील कर रहे थे और माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। इसी पूरे मामले में अभी तक देखिए बुलंदशहर के जो अधीक्षक हैं अतुल श्रीवास्तव, उनकी ओर से इस पूरे मामले में 38 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज भी हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भी काफी बवाल मचा था और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि उत्तर प्रदेश में हिंसा क्यों हो रही है। दूसरी बात यह कि हिंसा के दौरान में पुलिसकर्मी की ही हत्या हो गई थी। अब सोनभद्र हत्याकांड को कौन भूल सकता है, एक ऐसा नरसंहार जहां पर सरेआम लोगों का कत्लेआम हो रहा था। सोनभद्र के उम्भा में दरअसल आदिवासी जो लोग थे उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। 11 आदिवासी थे जिनकी हत्या कर दी गई। मामला जमीन विवाद का था और ये तस्वीरें इतनी ज्यादा वायरल हो रही थी, चारों तरफ इसी मसले को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इस पूरे मामले में 11 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। सवाल उठा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि आखिरकार सुरक्षित कौन है। चलिए इस पूरे मामले को लेकर शांत कराने की तरफ बढ़ते हुए सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई की गई। इसके अलावा जो आदिवासी थे उनके जो अधिकार थे उनको वो अधिकार दिए गए, वो जो जमीन थी वो उनके नाम करा दी गई। लेकिन सवाल ये है कि उम्भा का जो नरसंहार था क्या उसे कोई भूल सकता है? कभी भी नहीं। हाँ, इसी पूरे मामले को लेकर भी विपक्ष ने खूब बवाल काटा था और सरकार को खूब जमकर घेरा था। अब साल 2019 के ही आखिरी में यानी दिसंबर के महीने में CAA NRC को लेकर जो बवाल हुआ, जो हिंसा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिली थी, उन तस्वीरों को भी कोई भुला नहीं सकता और ना ही कोई धुंधलापन उन तस्वीरों को लेकर किसी के जहन में हो सकता है। CAA NRC को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और उस प्रदर्शन के बाद में अचानक से आग उत्तर प्रदेश तक फैल गई। आलम यह था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कुछ घंटों के लिए लॉ एंड ऑर्डर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद भी चारों तरफ आगजनी हो रही थी। पुलिस की कई चौकियों को आग के हवाले कर दिया गया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा हुआ था। CAA NRC को लेकर बाद में जाकर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई, लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश के कई इलाके आग के हवाले हो चुके थे। मुख्यतः अगर बात लखनऊ की जाती तो लखनऊ के अंदर तो इतना ज्यादा बवाल मच रहा था कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आगजनी, चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर घेरा। पहले CAA NRC के मामले में लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा था और उसके बाद CAA NRC को लेकर जमकर हुई हिंसा के दौरान विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार को, प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर भी कोई भी भूल नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कितना भद्दा मजाक CAA NRC को लेकर हुए विरोध में हुआ था। और अब जिस घटनाक्रम की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भी बहुत चर्चित रहा। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं बिकरू हत्याकांड की। बिकरू में जो नरसंहार हुआ आखिरकार उसे भी कोई कैसे भूल सकता है। बिकरू में पुलिस कर्मचारियों को ही मौत के घाट उतार दिया। और किसने उतारा? विकास दुबे और उसके साथियों ने। आखिरकार विकास दुबे को उज्जैन से पकड़ा गया। उज्जैन से पकड़े जाने के बाद में एनकाउंटर विकास दुबे का कर दिया गया, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो सामने आई कि विकास दुबे को जब लाया जा रहा था उस दौरान में गाड़ी पलटी और विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। उसी दौरान में विकास दुबे को गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में 8 पुलिसकर्मी, सोचिए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी और चारों तरफ गोलियों की ही जो गूंज है वो सुनाई दे रही थी। इस पूरे मामले को लेकर भी पुलिस प्रशासन की खूब फजीहत हुई, क्योंकि सवाल ये उठे कि आखिरकार कैसे ये बात विकास दुबे तक पहुंची कि 8 पुलिस कर्मचारी उसकी लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो आरोप लगे थे वो ये कि पुलिस प्रशासन में ही कितना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ यहाँ पर कितनी ज्यादा आपस में ही खींचतानी, जिसका खामियाजा 8 पुलिसकर्मियों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इसके बाद दूसरी फजीहत तब होती है जब लगातार विकास दुबे की खोज की जाती है और विकास दुबे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां लगातार घूमता रहा और उसने ऐसे ही कई सप्ताह निकाल दिए और उसके बाद यहाँ देखिए विकास दुबे की गिरफ्तारी होती है। आखिरकार जो साख बची वो बची बिकरू कांड के बाद विकास दुबे के एनकाउंटर से। और हाल ही में 29 सितंबर की घटना जिसमें मनीष हत्याकांड के नाम से लगातार जाना जा रहा है। मनीष हत्याकांड पूरा जो गोरखपुर का मामला है, इसको लेकर भी खूब फजीहत हुई पुलिस महकमे की, क्योंकि एक बार फिर से पुलिस महकमा सवालों के घेरे में आ गया। दरअसल 2 व्यवसायी गोरखपुर में किसी काम से पहुंचते हैं, वो कृष्णा पैलेस में ठहरे होते हैं। वहां पर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, कुछ पुलिसकर्मी उनसे पूछताछ करते हैं और इस पूछताछ के बाद
जो घटनाक्रम पूरा सामने आता है वो ये कि यहाँ पर मनीष की हत्या हो जाती है। पुलिस कर्मचारी ये कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन जब ये पूरा प्रकरण सामने आता है, इस पूरे मामले में विपक्षी पार्टियां खूब लामबंद हो जाती हैं, तो फिर इसमें एक बार फिर से प्रशासन की फजीयत होनी शुरू हो जाती है, शासन की फजीयत होनी शुरू हो जाती है कि आखिरकार एक व्यवसायी क्या अब अपने घर से बाहर व्यवसाय के लिए भी नहीं जा सकता, व्यवसाय भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि आलम ये रहा कि गोरखपुर में मनीष के साथ में जो उनके सहकर्मी, जो उनके साथ में उनके पार्टनर्स पहुंचे थे, वो अब गोरखपुर में फिर से जाना तक नहीं चाहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर सीन रिक्रिएशन तक की बात की जा रही है और इस पूरे मामले में ताकि आगे जो एक चार्जशीट है वो तैयार की जाए। SIT इसमें लगातार जाँच करती रही, लेकिन सवाल इसमें भी यही आया और जो मनीष की जो पत्नी थी, जो पीड़िता हैं, उनकी ओर से भी यही कहा गया कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर भी CMAV को हस्तक्षेप करना पड़ा और क्योंकि गोरखपुर उनका खुद का इलाका है, उनका गढ़ है, ऐसे में जब वहां पर इस तरह का घटनाक्रम हुआ तो और भी ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने उनको घेरना शुरू कर दिया। आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां फिर लामबंद हो गई और सरकार की खूब फजीयत हुई।